हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। हम फिर से हाजिर हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के बारे में बात करने के लिए। और आज का हमारा विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। हम ये सब जानते हैं कि अलग-अलग समय पर लोगों ने अपने समय में की हुई गतिविधियों को लोगों तक और आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं सहेज करके रखा कि आने वाले समय में लोग उनको जान सकें, ये जान सकें कि उन्होंने अपने समय में ये कार्य कराए थे, ये सारे काम कराए थे। अब उन्होंने ये काम करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर इस तरीके का काम किया कि उसके अवशेष या कहीं पर भी खुदाई करने पर वो सारी चीजें मिली और लोगों को पता चला कि उस समय में मानवीय गतिविधियां या मानव की दशा किस तरीके की थी। तो जब हम स्रोत के बारे में बात करें तो हम उस उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके द्वारा हमको प्राचीन समय में भारत में कब क्या हुआ, कब कैसी स्थिति थी, मानवीय गतिविधियों की, मानवीय अवस्था की, मानव मनोदशा की, अर्थव्यवस्था की, इन सब चीजों के बारे में हमको पता चल सके। और उन्हीं स्रोतों के बारे में आज हम इस अपने वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें। तो आते हैं अपने आज के वीडियो के ऊपर, अपने मुख्य विषय के ऊपर। भारत के इतिहास के संबंध में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्रोत मौजूद हैं, अलग स्रोत मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर भरोसा किया जा सकता है और कुछ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिन स्रोतों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जरूर जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई मान्यता उसके साथ में जुड़ी हुई है। और अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए जो स्रोत हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक पुरातात्विक स्रोत जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कह सकते हैं, दूसरा साहित्यिक सोर्स जिसको हम लिटरेचर के माध्यम से समझ सकते हैं, और तीसरा विदेशी स्रोत जिसको हम कई मायनों में इस तरीके से फॉलो करते हैं कि उन्होंने जो लिखा होगा वो एक न्यूट्रल वे में लिखा होगा, एक कहना चाहिए दोनों तरह की, हर तरीके की अवधारणाओं को साथ में अपने सामने रख करके उसको तुलनात्मक तौर पर लिखा होगा, तब हम उसको वहां पर फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा वो सारी जगहें जो पुराने समय में भारत में ना होकर के बाहर में कहीं में थी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं भारत का कोई ना कोई लेना देना था, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं कोई लेना देना था, उसको भी हम कहीं ना कहीं विदेशी स्रोत में काउंट करते हुए चलेंगे और उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले स्रोत के ऊपर जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो जितने भी पुराने अभिलेख, अभिलेख मतलब कि इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, सिक्के, कॉइन्स, स्मारक, मेमोरियल्स, भवन, स्ट्रक्चर्स, मूर्तियां, ठीक है, स्टेचूज, और चित्रकला मतलब आर्ट, ये सारी चीजें, इनका अध्ययन किया जाता है कि ये कब कितने समय पुराने रहे होंगे जब उनको बनाया गया था, या जब से वो अब तक उसी तरीके से वहां पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं उससे उस समय के, प्राचीन समय की अलग अलग मानव गतिविधियों के बारे में हमको सटीक जानकारी मिलती है। हम उसका अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पर उनकी गतिविधियां किस तरीके की रही होंगी। अब जब गतिविधियों के बारे में बात करें तो उस समय में जो लोग मौजूद थे उनके रहन सहन के बारे में, उनकी कला के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है। ठीक, जो लोग इन प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों का, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं। तो जब हम यहाँ पर बात करें कि ये टाइम फ्रेम का अध्ययन है, एक तरीके से उसकी स्टडी है कि कोई चीज कितनी पुरानी हो गई है, हम उसके एग्जैक्ट टाइम, वो कब बनी होगी उस टाइम के बारे में पता कर रहे हैं और उसके हिसाब से ये गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब व्यवस्था इस तरीके की रही होगी या तब जो कंडीशन है वो उस तरीके की वहां पर रही होगी। अब जब हम बात करें अभिलेख के बारे में, ठीक, तो
जैसे कि पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, स्तंभों पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, धातु की पट्टियां हैं, मेटल लेयर्स, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल गया, या मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं या बने अलग अलग वस्तुएं होती हैं उन पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो उस पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पता करना, जिसको हम इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं और हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहते हैं। और जिस लिपि में लिखा जाता है उस लिपि के अध्ययन करने को हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। ठीक, तो इस एपिग्राफी के अंतर्गत जैसे मंदिर की दीवारों के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना, स्तंभों, स्तूपों, मोहरों या ताम्र पत्रों पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं उनको पढ़ना, ये सब कुछ आता है। जब हम बात करें तो जो प्रमुख भाषाएं यहाँ पर शामिल रही हैं उसमें संस्कृत आती है, पाली आती है, दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं, उनके बारे में हमको पता चलता है। जब हम इन अभिलेखों के बारे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अभिलेखों के बारे में बात करें तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमको मिलते हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए मिलते हैं, जिनका समय काल औसतन 2500 ईसा पूर्व का बताया जाता है या उतने का माना जाता है। उसके बाद, उसके अलावा बोंगज कोई, ये एक जगह है टर्की में, ठीक, जिसको, जहां से हमको अभिलेख मिलते हैं वो ईसा से 1400 साल पुराने हैं। और जब हम बोंगज कोई के बारे में बात करें तो आधुनिक टर्की, जिसको पश्चिम एशिया या एशिया माइनर भी कहा जाता था बाय द रोमन्स, ठीक, वहां पर ये जगह स्थित है, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि भारत का उस समय में मध्य एशिया से संबंध था और किस तरीके का संबंध था। वैसे तो जब टर्की के बारे में बात की जाएगी या बोंगज कोई के बारे में बात की जाएगी तो एक और नाम आता है अनातोलिया, जो टर्की का ही एक क्या कहते हैं टर्की का ही एक क्षेत्र कह लीजिए, या कह लीजिए टर्की उस क्षेत्र में आता है जिसको हम अनातोलिया पुराने जमाने में कहते थे, पुराने समय में कहते थे। और यहाँ पर जो अभिलेख हमको मिले हैं उनमें अलग अलग आर्य देवताओं का जिक्र है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य आते हैं। लेकिन हाँ, जिसका जिक्र नहीं आता, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसमें अग्नि आता है जिसका वो वहां पर जिक्र नहीं करते हैं। उसके अलावा ईरान में कसाइट के अभिलेख मिलते हैं, सीरिया के मितन्नी अभिलेख में आर्य नामों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में ये अभिलेख अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे उस समय भारत की अर्थव्यवस्था, और सिर्फ भारत की ही नहीं, बहुत भारत के जो आर्थिक संबंध थे विश्व के बाकी देशों के साथ में, जो उस समय पे जो अर्थव्यवस्थाएं और चल रही थी, जो सभ्यताएं उस समय पे चल रही थी, उनके बारे में भी हमको पता चलता है। उसके अलावा भारत का व्यापार कहाँ पर किस तरीके से चलता था, वो कितना विकसित था, उसके बारे में भी हमको वहां पर पता चलता है। उस समय के जो अभिलेख हुआ करते थे तब की प्रचलित भाषाओं में या प्रकृत भाषाओं में मिलते थे, ठीक, और उसमें जो संस्कृत का प्रयोग है ईसा के दूसरी शताब्दी का मिलता है, ठीक, जिसका पहला प्रमाण जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है, जिसको शक राजा रुद्रदमन ने 150 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि शक राजा रुद्रदमन का जो शासनकाल था एक 135 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा, जिसमें उन्होंने इस जूनागढ़ के अभिलेख का उत्कीर्णन करवाया था। तो उसके अलावा जब हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय पे सम्राट अशोक ने काफी अभिलेख स्थापित कराए थे। इन अभिलेखों का एक उद्देश्य ये भी था कि लोगों को जो भी आदेश निकाले जा रहे हैं तब की व्यवस्था के द्वारा, तब के कह लीजिए राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा, ठीक है, या जो हेड ऑफ द क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन है उस टाइम पे, या एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निकाले जाते हैं, उसका प्रसार करना, ठीक, और उनको अमिट बनाने के लिए कि लोग जब भी आकर के पढ़ें उनको इस चीज का पता चल सके, उसको बनाने के लिए एक कहते हैं ठोस सतह, सॉलिड सरफेस ढूंढी जाती थी, उसके ऊपर उसका उत्कीर्णन कराया जाता था अपने आदेशों का प्रसार कराने के लिए। और क्या कहते हैं, जिस तरीके से अगर हमने अभिलेख नहीं बनाया तो उसके पहले क्या चलन था कि मुनादी करवाते थे, ठीक है, ढिंढोरा पीटते थे उसी चीज का अलग अलग जगहों पर जाकर के, लेकिन वो काम रिपीटेडली करना पड़ता था। और उसकी जगह पे अगर हमने एक अभिलेख बना दिया जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हमने कहीं पे स्थापित कर दिया है, तो आने वाले समय में कभी भी किसी को भी वो पता चल सकता है कि उस समय में इस तरीके का कोई आदेश पारित किया गया था जिसको लोगों के भले के लिए, लोगों के द्वारा जिसका पालन किया जाना था। और जब हम सम्राट अशोक के जो अभिलेख के बारे में बात करें तो वो इतने कई हजार साल पुराने हैं और अभी तक भी टिके हुए हैं, अभी तक भी हम उनको क्या कहते हैं वहां पर देख सकते हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं, जिनको पहली बार डिकोड किया गया था
पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में। ठीक, उसके अलावा प्राचीन भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे उड़ीसा के खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण किया हुआ जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नासिक में गुफा में उत्कीर्ण किया हुआ अभिलेख, समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग स्तंभ में उत्कीर्ण कराया हुआ अभिलेख, स्कंद द्वारा जूनागढ़ में उत्कीर्ण कराया हुआ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर में उत्कीर्ण कराया हुआ अभिलेख और विजयसेन का देवपाड़ा में उत्कीर्ण कराया हुआ अभिलेख। अब बात करते हैं तीसरे स्रोत के बारे में, और वो तीसरा स्रोत है कॉइन्स, सिक्के। ठीक, जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तो उस समय पर वस्तु विनिमय व्यवस्था मतलब कि बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु दे दी जाती थी। मतलब कि किसी ने अपना गेहूं दे दिया तो बदले में चावल दे दिया गया, या बदले में कोई ऐसी चीज दे दी गई जो लोगों के दैनिक यूज में आती है, दैनिक उपयोग में आती है। ठीक, उसके बाद सिक्के प्रचलन में आए और ये सिक्के अलग अलग धातुओं को इस्तेमाल करके बनाए जाते थे, जिसमें सोना, तांबा, चांदी ये सब आते थे, शीशा भी आता था। ठीक, बाद में उसका उसका स्थान पेपर करेंसी ने लिया, नोट्स ने ले लिया, जो अभी भी हमारे चाल चलन में आते हैं। और प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह बनाए जाते थे। ठीक, और इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक, जिन और ये जो अगर देखा जाए कि सिक्के सबसे पहले इसका पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ईसा से पांचवी शताब्दी पहले से ये सिक्के इन सिक्कों के चलने का या उन सिक्कों के बनाए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। और वो जो चिन्ह बनाए जाते थे वो किसी ना किसी चीज का एक तरीके से प्रतीक हुआ करता था, द्योतक हुआ करता था, किसी चीज को सिग्निफाई किया जाता था। जैसे किसी राजा का चित्र बना दिया गया, किसी क्या कहते हैं एम्परर का चित्र बना दिया गया, या फिर क्या कहते हैं जो ब्रिटिश क्राउन में जो कोई बैठा हुआ है उसका चित्र बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसकी याद में या उसको मेमोराइज करने के लिए वहां पर उस तरीके के सिक्के चलाए गए हैं। जब हम बात करें भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं थी, मतलब सोने के सिक्के, सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, और इस तरीके के सिक्कों को बनाने के लिए डाई विधि का उपयोग किया गया था। अलग बात है, जो कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं थीं वो सबसे अधिक शुद्ध थीं, लेकिन गुप्त शासकों द्वारा अपने समय में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थीं। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की हुई थीं, जिनका उपयोग दैनिक व्यवस्था में या दैनिक उपयोग में इन जनरल किया जाता था। तो उसके अलावा प्राचीन भारत की जानकारी के लिए जो और उपयोगी पुरातात्विक स्रोत हैं, उनमें अभिलेख एवं सिक्कों से प्राचीन काल के संबंध में काफी सटीक जानकारी प्राप्त होती रही है, और हम उस समय के चीजों के बारे में लोगों को बताते रहे हैं। लेकिन उसके अलावा इमारतें, मंदिर, स्मारक, मूर्तियां, मिट्टी से बने हुए बर्तन और चित्रकला और अलग स्रोत हैं। उसके अलावा ये अलग हटके स्रोत हैं जिनसे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये जो इमारतें या मंदिर बनाए जाते थे वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर मैसेज देने के लिए भी बनाए जाते थे। उनका कोई मतलब होता था, वो सिर्फ एक इमारत या मंदिर नहीं होते थे, तो उसमें कहीं ना कोई छुपा हुआ संदेश जरूर होता था जो लोगों तक पहुंचाना होता था, लोगों तक दिया जाना होता था। प्राचीन भारत की जानकारी के संबंध में स्मारक अति महत्वपूर्ण है, और इन स्मारकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें देशी स्मारक और विदेशी स्मारक आते हैं, जो अलग अलग राजाओं ने या अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनवाए थे। अब देशी स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर यह सब आते हैं, जो कभी समय के साथ में मिट्टी के नीचे दफन हो गए थे, दब गए थे, और बाद में खुदाई करके इन लोगों को, इन जगहों को निकालना पड़ा, और इन जगहों से जो बातें पता पड़ी वो लोगों को चौंकाने वाली थी, क्योंकि इतने समय पहले इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं वहां पर हो गई थी, जिनकी व्यवस्था, जिनका विकास कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गया था। ठीक, अब जैसे नालंदा या तक्षशिला के बारे में बात की जाए तो उस समय के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र ये दोनों माने जाते हैं, जिनके बारे में हमको बाद में पता चला, और समय के साथ चूंकि ये विलुप्त हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जब हमने इनको निकाला, ढूंढ करके निकाला, ठीक, तो हमको पता चला कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था बहुत ही एक उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी थी। ठीक, जिसको कहीं ना कहीं हम आज भी उसको कहीं ना कहीं इमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उससे अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब हम विदेशी स्मारकों के बारे में बात करें तो कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर और बाली से प्राप्त मूर्तियां
प्रमुख हैं। अब ये बताती हैं कि उस समय भी भारतीय शासकों की पहुंच वहां तक हुआ करती थी। लोग वो आते जाते थे, वहां पे आते जाते थे, और वहां पे भी कोई ना कोई सभ्यता विकसित थी, वहां पर भी कोई ना कोई व्यवस्था विकसित थी। और इतने कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन उस समय में भी किए जाते थे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी एडवांस हम आज तारीख में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच वैज्ञानिक थी, और वो उस सोच को इस्तेमाल करके इस पूरे कंस्ट्रक्शन को वहां पर करते थे, जो आज तक भी वहां पर विद्यमान है। मूर्तियां प्राचीन काल की धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन रही हैं और आज भी हैं। प्राचीन भारत में सारनाथ, भरहुत, बोधगया और अमरावती मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे, ठीक, जहां से ये व्यवस्था पूरी निकल करके आई। विभिन्न मूर्तिकला शैलियों में गांधार कला, मथुरा कला भी प्रमुख हैं। चित्रकला के बारे में प्राचीन काल के समाज और व्यवस्थाओं के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती रही है, और चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन, संस्कृति तथा तथा कला के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं के चित्र से प्राचीन काल की सांस्कृतिक विविधता का आभास होता है, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो के साथ में। तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।